हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अलाइंस। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू लेकर के आया हूँ जो हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। एमसीक्यू, ये एमसीक्यू आपको बहुत बहुत हेल्पफुल है। किसके लिए? तो सबसे पहले अभी तो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है एसटीईटी का, है ना, कॉमर्स का, बिहार में। बिहार एसटीईटी, है ना, बिहार एसटीईटी में कोई सा भी पीजीटी कॉमर्स का अगर देंगे एग्ज़ाम, ये उसमें भी हेल्प करेगा, है ना। पीजीटी कॉमर्स का ये हो सकता है एनवीएस वाला हो, नवोदय वाला हो, या केवीएस वाला हो, या फिर टी ट्रिपल एस बी का हो। कोई सा भी कॉमर्स रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, आपको हर जगह ये सब सारी चीज़ें बेसिक है जो आपको काम आने वाले हैं। तो ये एमसीक्यू का सीरीज़ आप लोगों के लिए ही है। इसमें हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे कुछ, है ना। क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी देंगे। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिस पे डिटेल चाहिए होगा बहुत एक्सप्लेन करने में, तो वो आप उससे रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करेंगे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, या फिर उससे रिलेटेड मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक, तो ये आपसे कंटिन्यू रहेगा, है ना। आइए हमारे साथ जुड़िए और एमसीक्यू पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, ये पीजीटी वाले, कॉमर्स वाले या बिहार एसटीईटी, सब सारे के सारे एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं? एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा पहला क्वेश्चन है, इन पार्टनरशिप फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। आपको भी क्या करना है, अब हमारे साथ साथ करना। आप क्वेश्चन को पढ़िए और पॉज करके देखिए कि आपके कितने सही हो पा रहे हैं। ठीक, और कमेंट करके जल्दी बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में जब पूरा क्वेश्चन कर लें तो। ठीक, चलिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं वो कितने हो सकते हैं, ये बताइए। तो ये होते हैं हमारे 50, है ना। कुछ सिनेरियो है जिसमें परमिशन लेनी पड़ती है 100 की भी, वो एक्सेप्शनल सिनेरियो है ना। अदरवाइज मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट टू। अगर वैल्यू ऑफ द एसेट क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये चीज़ें किस चीज़ को, जाहिर सी बात है भैया, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब हमारे लिए क्या है, फ़ायदे की चीज़ है, हमें गेन मिलने होने वाला है। तो गेन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, है ना। आप लोग को याद है रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट जब हम बनाते थे, है ना, इंक्रीज कर गए, मतलब 10 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग था, ये इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करके मान लीजिए 11 लाख का हो गया। तो ये 1 लाख का जो बेनिफिट हुआ, है ना, ये 1 लाख का बेनिफिट किसके लिए, एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर के लिए क्या होता है, गेन होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज एसर्टेन एट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कब फाइंड आउट करते हैं? तो डेथ के समय, रिटायरमेंट के समय, एडमिशन के टाइम समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडमिशन के समय। रिटायरमेंट में जो पार्टनर जाता है तो उस केस में तो हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकलता है। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी रिटायर कर गया, तो बी का जो रेशियो होगा ना, इस दोनों में ऑटोमेटिक चला जाता है ना, क्योंकि टोटल रेशियो कितना होता है, टोटल रेशियो जो होता है हमेशा कितना, 1 के इक्वलेंट होता है, 1 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता। तो बी का रेशियो अब ख़त्म हो गया, तो ए और सी क्या कर रहा होता था, गेन कर रहा होता था, है ना। तो ए और बी, जब ए और सी जब गेन कर रहा होता है तो इस रेशियो में देते केस में क्या होता है, गेनिंग रेशियो निकलता है। रिटायरमेंट के सेम सिचुएशन होता है। एडमिशन के टाइम पे ही जब ए और बी मान लीजिए पार्टनर थे, अब न्यू पार्टनर जो आ गया, सी आ गया, ए इज टू बी इज टू सी। अब जो टोटल रेशियो 1 था वो अब ए और बी में नहीं, सिर्फ सी में भी डी। तो इस केस में सी के आने की वजह से क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस करेगा, है ना। सेक्रीफाइस करेगा कौन, ए और बी। कभी बी भी सिर्फ सेक्रीफाइस कर सकता है, या फिर दोनों सेक्रीफाइस कर सकता है, या सिर्फ ए सेक्रीफाइस करेगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा एडमिशन के टाइम पे क्या निकलता है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर के टाइम क्या निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओपनिंग बैलेंस जो पार्टनरशिप कैपिटल है वो क्रेडिट साइड में होता है, क्रेडिट करता है कौन सी चीज़ें। तो फ़ौरन जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट एंड
कैपिटल। जो कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपली हमें ओपनिंग बैलेंस पे ही मिलता है, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पूरे साल रहता है एज इट इज़, है ना। कभी भी क्लोजिंग पे हम निकालते हैं, ओपनिंग पे निकालते हैं, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो गया, ठीक, उस क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हिज हैज़ कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स, है ना, हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करता है किस चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिज शेयर ऑफ हिज गुडविल। गुडविल ही तो क्या होता है रिटायरमेंट के टाइम पे, है ना, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और जितनी उसी गुडविल का कैलकुलेट कर रहे होते हैं उससे, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, सेक्रीफाइस जो कर रहा होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, निकाल करके फिर हम उससे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, चलिए तो हम लोग यहाँ थे, है ना, कि उसका जो क्रेडिट होगा उस गुडविल में अकाउंट में। फिर ये देखते हैं आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है आपको पता है, हाँ या ना बताइए जल्दी। ये सब्सक्रिप्शन हमारा क्या था, ड्यू था, ड्यू हो गया उस पर, है ना। तो सब्सक्रिप्शन जब ड्यू हो जाता है तो क्या बनता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा हमारे लिए, ड्यू हुआ बट रिसीव नहीं हुआ, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया, हमको मिल जाना चाहिए था। तो ये हमारा हो जाता है क्या, एसेट्स। इसी में होता है क्या, अगर सब्सक्रिप्शन हम रिसीव इन एडवांस हो गया है, रिसीव इन एडवांस, तो ये हमारे लिए बनती है लाइबिलिटी। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि चंदा ना हमने एडवांस में रिसीव कर लिया तो ये लाइबिलिटी बन जाती है। अगर आउटस्टैंडिंग है, ड्यू हो गया था, हमको रिसीव कर लेना चाहिए था लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है ना, तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। इसमें कोई डाउट है, अगर इससे डाउट है तो मैं आपको बता दूं कि आप जाएंगे कॉमर्स अलायंस के चैनल में, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक जाइएगा, है ना, प्ले लिस्ट पे, प्ले लिस्ट में जाने के बाद 11th में जाने के बाद फिर आइएगा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन पे हमने डिटेल, है ना, वीडियो बना रखा है, तो उसमें देख लीजिएगा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे ओपन होता है, कब लायबिलिटी कब एसेट, है ना, कब हम इनकम इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाएंगे इसको, और कब रिसीप्ट एंड पेमेंट में कब कैसे कैलकुलेट होता है ना। अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है तो इनकम में किस तरह से निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे पूरा डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ है डिटेल में, तो मैं अभी यहाँ पे डिटेल में जाना नहीं चाहता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अगर हम ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल करते हैं तो इससे जो हमको प्रॉफिट या लॉस होता है तो ये क्या बन जाता है मेरे लिए, कैसा है, क्या है ना। तो ये हमारे लिए क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट है ना। कोई एसेट थोड़ी ना हम सेल कर रहे हैं, अगर एसेट नेचर जैसे प्लांट एंड मशीन फर्नीचर वगैरह हम, ये तो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है ना जब उसको सेल करते हैं। तो ये रेवेन्यू नेचर का डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, बी इज़ द राइट आंसर। आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या ऊपर, एक्चुअल प्रॉफिट है ना ज़्यादा ओवर होता है किसके, नॉर्मल प्रॉफिट के ओवर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, है ना। कुछ क्वेश्चन देखिए, ये जो अभी मैंने ये एमसीक्यू का सीरीज शुरू किया है तो मैंने बेसिक से शुरू किया है। हमें ये पता है कुछ बच्चे, है ना, जो अभी तैयारी में लगे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि रिमाइंड नहीं कर पा रहे होंगे, भूल चुके होंगे, है ना। तो ये उन सब चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए भी है ताकि एमसीक्यू डेली का डेली, है ना, अपडेट रहें और करते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होती रहेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट किया है अभी मैंने बेसिक से, फिर इसके बाद बेसिक के बाद हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाते ही मॉडरेट से थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। तो आप
जुड़ सकते हैं हमें। और अगर, है ना, अगर आप रेगुलर क्लास में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बैच में जुड़ना चाहते हैं तो न्यू बैच स्टार्ट हो रहता ही है, हमेशा स्टार्ट रहता है, उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करके बताते, लाइव क्लास होती है इसकी, है ना, तो उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:4:3 है, बी रिटायर कर रहा है, ए एंड सी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। जब क्वेश्चन मेंशन ही कर दिया क्या कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ए और सी का क्या हो रहा है, इक्वली, तो कह रहा है कि बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो गया, तो इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है क्या, नहीं, सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर 1:1। अगर कुछ नहीं कहता, मतलब बी रिटायर कर जाता, तो बी का कौन सा शेयर हो गया, ये बी का शेयर क्या हो गया 4/10, तो इसको हटा देते हैं, तब भी क्या हो जाता 3:3। 3:3 को क्या कहेंगे 1:1। तो आफ्टर बी के रिटायरमेंट के बाद भी, है ना, क्या रेशियो बच रहा है 1:1। यहाँ तो कुछ क्वेश्चन ही मेंशन कर रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट, है ना, ए एंड सी आर रेशियो इक्वली, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो 1:1 हो गया, खत्म। उसका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू। पार्टनर की डेथ हो गई तो भैया तो पार्टनर्स तो आएगा नहीं यहाँ पे, जब पार्टनर्स यहाँ पे तो आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वही लेगा, तो उस वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाती है बताइए, कैपिटल अकाउंट में, एग्जीक्यूटर अकाउंट में, करंट अकाउंट में, या फिर लोन अकाउंट में, जल्दी से बताइए। तो इसका चला जाता सीधा करेक्ट आंसर है क्या, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जब पार्टनर्स जिंदा रहता तभी ना, रिटायरमेंट के टाइम में कहाँ में जाता, कैपिटल में, करंट में भी नहीं जाएगा, ये तो फिक्स कैपिटल जब अकाउंट बनता है उस वहाँ पे हेल्प करता है, करंट और कैपिटल का कंसेप्ट वहाँ पे आता है। लोन में नहीं जाएगा क्योंकि वो पार्टनर्स सर्वाइव नहीं कर रहा है ना, उसी कैपिटल को हम एज ए लोन ट्रीट कर लें, तो एग्जीक्यूटर्स के ही नाम अकाउंट में जाएगा। एग्जीक्यूटर अगर नहीं पे कर पाया, एग्जीक्यूटर को बाद में मिलेगा, तो एग्जीक्यूटर्स लोन के नाम से आएगा, ना कि सिर्फ लोन अकाउंट के नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी। अब आ जाते हैं 11 पे। 11 क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 में, सी रिटायर कर रहा है, गेनिंग रेशियो विल बी, सी के रिटायर करने के बाद गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये सी है, इसको ख़त्म कर दी तो 3:2 बच रहा है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, सिंपल। 3:2 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 का देख लीजिए, सी इज़ द राइट आंसर 3:2। अगर ये कहता है कि अपने शेयर का 1/3 इसको दे रहा है और 1/4 इसको दे रहा है, फिर निकालना पड़ता, फिर कैलकुलेशन रहती, ठीक है। सिंपल कह रहा है कि सी रिटायर कर गया भैया, तो सी रिटायर कर गया तो ठीक है, आप घर चले जाइए, बचा क्या ए और बी, तो ए एंड बी का ये रेशियो रह जाएगा, ये रेशियो न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा, ये न्यू रेशियो भी हो जाएगा, है ना। चलिए अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इट विल बी क्रेडिटेड टू। अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम किस चीज़ को क्रेडिट करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्या ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, राइट ऑफ नहीं करते थे, सिंपल, है ना। चलिए कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, इनकम एक्सपेंडिचर कौन बनाता है, पता है ना, नॉट प्रॉफिट NPO, याद आ रहा है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही क्या बनाता है, NPO। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे NGO दे दिया, NPO होगा, नॉन गवर्नमेंट नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 14 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है, तो करंट रेशियो क्या है, ये तो लिक्विडिटी रेशियो है ना, ये लिक्विडिटी रेशियो, बाकी जितनी सारी रेशियो क्या है, सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द क्लब फॉर क्रिकेट मैच, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है क्लब क्रिकेट मैच के लिए, तो ये मेरे लिए कौन सा रिसिप्ट होगा,
है ना। क्वेश्चन ये मेंशन किया है कि क्लब से जो रिसिप्ट हुआ है तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे। जाहिर सी बात है ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। जब तक कोई भी सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक पर्पज से न दिया जाए तब तक हम उसको क्या मानेंगे, एसेट नहीं मानेंगे। ठीक, स्पेसिफिक है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय क्लब फॉर क्रिकेट मैच के लिए दिया गया, अब क्रिकेट के टूर्नामेंट के लिए दिया जाता है, ये भी सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होता है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट होता। लेकिन ये दिया जाता है कि ग्राउंड हम बनाएंगे वहाँ पे, है ना, क्रिकेट प्लेइंग के लिए, स्पेसिफिक पर्पस हो गया, फिर ये कैपिटल रिसिप्ट में आता। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन कि करेंट रेशियो क्या है, 1:2 है। करेंट लाइबिलिटीज दे रखा है 50,000, तो कह रहा है कि करेंट एसेट कितना होगा। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट रेशियो क्या दे रखा है, 1/2 इक्वल्स टू करेंट एसेट पता करना है, करेंट लाइबिलिटीज दे रखा है 50,000, तो है ना। तो करेंट रेशियो क्या हो जाएगा, करेंट एसेट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 इंटू करेंट एसेट इक्वल्स टू 50,000। तो करेंट एसेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 2, 25,000। अब देखिए 25,000 कौन सा आंसर है आपके अकॉर्डिंग, देखिए कहाँ दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है मैं बता देता हूँ, बीईपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे हम ना तो कोई प्रॉफिट कमा रहे होते हैं ना, जस्ट हमें इसमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या की, फर्स्ट फिक्स कॉस्ट की रिकवरी होती क्या कह रहा है देखिए, द टोटल कॉस्ट इज मोर तो होगा ही नहीं, है ना। कह रहा है द टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू द टोटल सेल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का, जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा डी, यस। टोटल कॉस्ट टोटल, यहाँ पे ना तो यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं कोई भी चीज़ तो ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना नुकसान होता है, जस्ट कॉस्ट की रिकवरी होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट की। कह रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये कौन सा अकाउंट है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं। इसका मैं ही बता देता हूँ फिर क्या हो जाएगा भैया, पर्सनल, ऑल लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट, ये लाइबिलिटी साइड में दिखता है ना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज सोन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम किस साइड दिखाते हैं, है ना। देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑफ इशू जो हमने किया ना, वो उस पर डिवेंचर जो इशू किया उस पर हमको नुकसान हो गया, तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, इसका एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जब न्यू बैलेंस शीट बनती है तो इसको हम क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस से क्या करते हैं, माइनस करके दिखाते हैं। ठीक, यहाँ के लिए तो ठीक है भैया, तो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इसको डिडक्ट करके दिखाते हैं, है ना। पहले ऐसे होता था, एसेट साइड में हम दिखाते थे इस लॉस को। ठीक है, अंडर विच ऑफ द हेडिंग बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व स्टोन, जनरल रिजर्व कहाँ से होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व को प्रॉफिट एंड इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को हम इसके अंदर दिखाते हैं। ठीक है, व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल आर नॉट मेंशन, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज, 6 मंथ लेते हैं, एवरेज का आधा, है ना। सिंपल, टाइम नहीं मेंशन ही नहीं कर रखा है तो हम क्या करेंगे, 21 का क्या होता था, बी इज द राइट आंसर। इसमें 3 होता है, बिगिनिंग, मिडिल, या तो हम बिगिनिंग में मिडिल, है ना, बिगिनिंग में क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, या मिडिल में, या फिर एंड में, तीनों कैलकुलेशन अलग अलग होती है, कुछ नहीं कह रखा है ना बिगिनिंग में या एंड में ना मिडिल में, तो हम हमेशा मिडिल लेंगे। मिडिल का फॉर्मूला यह होता है 6 मंथ लेते हैं एवरेज, 0 + 12 डिवाइड बाई 2, तो 6 मंथ आ जाता है। डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ, ये किस चीज़ का पार्ट है भैया, लोन का है, शेयर कैपिटल में मत मार दियो, है ना। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है, फिक्स होता है भैया, कोई जरूरी नहीं कि 12% ऐसा कुछ नहीं मेंशन है ना।
अकॉर्डिंग टू डिवेंचर जब इशू किया जाता है तो उसके मेमोरेंडम कंपनी के आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कौन सा हम इशू किस रेट पे डिवेंचर इशू करते हैं। तो ये फिक्स रहता है, ये ड्यूरिंग द ईयर फ्लैक्चुएट नहीं करता है, जितना पे कह दिया गया उतना ही क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। फॉर ए कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कंपनी के लिए, कंपनी जो नुकसान पे क्या करती है, इशू करती है डिवेंचर, तो ये क्या होगा, कंपनी जो डिस्काउंट इशू करती है शेयर, जाहिर सी बात है कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल नेचर पे जो भी लॉस होगा तो वो कहाँ जाएगा, हमने बहुत सारा हिंट दे दिया, जल्दी से बताइए भैया, कैपिटल लॉस हो जाएगा। ठीक है। जनरली डिवेंचर जनरली क्या होता है, सिक्योर ही होता है भैया, तो इसका क्या हो जाएगा 25 का ए, सिक्योर, किसी न किसी एसेट के अगेंस्ट में ये सिक्योर रहता है ना, कि अगर किसी भी वजह से हमें पैसा नहीं मिल पाया तो हम कहाँ से रिकवर करेंगे, जिसके अगेंस्ट में ये सिक्योर होगा। जनरली लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी होता है, कोई सा भी एसेट के अगेंस्ट में सिक्योर किया जाता है इसे। इन जनरल अनसिक्योर भी हो सकता है, यस बिल्कुल, लेकिन इन जनरली सिक्योर होता है। उसके बाद क्या है 26, विच स्टेटमेंट इज इशू बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स, इसमें से कौन सी चीज़ें जो शेयर को इशू करने से पहले सब सारी चीज़ें की जाती है ना। तो 26 का जल्दी से आंसर बताइए। ये सब सारी चीज़ें, प्रोस्पेक्टस सबसे पहले इशू होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने राइट्स दे रखे हैं कि नहीं इशू करने के लिए शेयर्स को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह सब सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है भैया 27 में, ए कंपनी कैन issue its share at a discount under the provision of which section of the Companies Act 2013। देखिए सिंपल सा, कंपनीज एक्ट 2013 तो कहता है कि डिस्काउंट पे हम शेयर को इशू नहीं कर सकते, पहली बात। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन जो 54 है, 54 ये कहता है कि हम इशू तो कर सकते हैं इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे, किसको, स्वीट इक्विटी शेयर, अपने डायरेक्टर को, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को, डायरेक्टर जो होगा एम्प्लॉय को, सॉरी प्रोमोटर्स को, है ना, प्रोमोटर्स को। भैया स्वीट का मतलब क्या होता है, पसीने, पसीने बहाए हैं इस कंपनी को क्या करने के लिए, डायरेक्टर ने और कौन, प्रोमोटर्स ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया है अपनी पसीने की, तो खून पसीने की कमाई की वजह से इसको क्या मिलता है, डिस्काउंट पे शेयर इशू होता है। ये चीज़ें कहाँ कही गई है, तो 54 में, कंपनीज एक्ट 2013 के 54 में। ये क्वेश्चन मेंशन करना चाहिए था कि भैया इशू ऑफ शेयर इन द केस ऑफ प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स का नाम लेना चाहिए था, लेकिन सिंपली इसने इशू ऑफ डिस्काउंट कह दिया है, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन पूरी तरह से राइट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन रेस्पेक्टिव हमको ये चीज़ें जानना चाहिए था कि हम किसको डिस्काउंट पर दे सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट में जो आता है सेक्शन, वो सेक्शन 54 ही आता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर क्या कहता है, डिस्काउंट जो हो गया भैया सेम जो चीज़ अभी हम पढ़ा है ऊपर। 28 का जल्दी से बताइए, सेम क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर थे। कैपिटल नेचर का एसेट होता है शेयर किस नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का, तो इस पर जो लॉस होगा तो वो भी क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब जाहिर सी बात है कौन सा होगा, ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट। तो 29 का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। पर्सनल अकाउंट है, ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट। ऑन इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स विच अकाउंट इज डेबिटेड, है ना, कह रहा है कि शेयर अगर हम इशू कर रहे हैं किसको, प्रोमोटर्स को, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कन्फ्यूजन में गलत करके आ जाते हैं, है ना। ऑन इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स विच अकाउंट इज डेबिटेड, शेयर कैपिटल। ठीक है, और कोई डाउट है तो जल्दी से बता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइएगा। कह रहा है कि ABC पार्टनर्स है 532, बहुत बढ़िया। ए रिटायर कर रहा है, द गेनिंग रेशियो, ए रिटायर कर रहा है तो इसको हटा दीजिए ना, बचा कितना 3:2, यही इसका न्यू रेशियो भी हो जाएगा और यही इसका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, 3:2 इज द राइट आंसर, 31 का ए। बैलेंस ऑफ द फॉर फीचर आफ्टर द रीइशू ट्रांसफ़र, पता है रीइशू करने के टाइम पे जो सबसे पहले तो
अनपेड अप कैपिटल रह गया तो कंपनी उसको क्या कर सकती है, विथ इन 14 डेज का नोटिस देने के बाद उसको फॉरफिट कर सकती है। फॉरफिट का मतलब उसको जब्त कर लेगी कंपनी अपने पास, है ना, उस शेयर को जब्त करने के बाद उसको रीइशू करना होता है। रीइशू करने के बाद कुछ प्रॉफिट बच गया तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में। जाहिर सी बात है कैपिटल नेचर का चीज़ है तो कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर होगा। इसका जो बचा हुआ पैसा, बचा हुआ एडवांस में पैसे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। 32 का बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा 33 क्वेश्चन ही कट गया, कोई बात नहीं। 34 कह रहा है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल बी सोन एंड अंडर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। 34 का ए कह रहा है परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, है ना, ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा, सबसे पहले तो हमको जानना चाहिए कि एएस कौन सा फॉलो करता है। एएस 3 है, एएस 3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, और तीसरा होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, है ना। जो ऑपरेटिंग बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म पर्पस वाले एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, ये वो सेल परचेज वगैरह सारी। अब विथ लाइबिलिटीज़ साइड लॉन्ग टर्म वाले लाइबिलिटीज़ वाले सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट फाइनेंस वाले पार्ट यहाँ पे फाइनेंसिंग में आती है। तो कह रहा है परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जो हम कैश में परचेज किया भैया, है ना, तो वो कौन से जाएगी, तो ऑफकोर्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगी। 35 का सी इज द राइट आंसर, है ना। डेट इक्विटी रेशियो किस चीज़ को बताता है भैया, डेट के मुकाबले में आपकी इक्विटी किस चीज़ की है। तो देखिए करंट एसेट से रिलेटेड जो भी रहती है, करंट रेशियो हो रही है, वो सब सारी लिक्विडिटी को चेक करके बताता है कि कितने आपके पास टाइम है जिसमें आप उसमें चीज़ को कन्वर्ट कर लोगे, है ना। तो ये तो होगा नहीं। लिक्विडिटी रेशियो 2 बार लिखा गया तो ये भी नहीं होगा। ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है। सॉल्वेंसी द राइट आंसर। सॉल्वेंसी रेशियो से ये पता करना होता है कि आपका डेट के मुकाबले में आपके पास, है ना, इक्विटी कितना है। आइडियली ये 2:1 आइडियली माना जाता है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेगा कि डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो क्या 2:1 है। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो भी क्या है 2:1 है, आइडियल रेशियो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और क्विक एसेट या लिक्विड एसेट का क्विक रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो 1:1 होता है। मतलब कि क्विक एसेट के मुकाबले क्विक लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज होनी चाहिए 1:1 के रेशियो में रहना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैश आइटम, इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कैश का पार्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कैश सेल्स, ये प्रोविजन सब तो है। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है। इसमें एक्चुअल में हमारे पास से कैश ना जाता ना आता है, इसको इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड बैक करते हैं, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ ए कंपनीज, है ना, कौन ऐसा चीज़ है जो एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे अम्बेडकर ब्रदर्स, ये पार्टनरशिप फर्म का नाम हो सकता है ना। भरत एंड सन्स, ये भी पार्टनरशिप फर्म का नाम लग रहा है। पटना यूनिवर्सिटी, ये तो यूनिवर्सिटी का है। इसमें कौन सा ऐसा है जो कंपनी का नाम लग रहा था, भैया बाटा है। 38 का क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, द प्रोविजन ऑफ द डाउटफुल डेट्स आर ट्रांसफर, है ना। कह रहा है पार्टनरशिप फॉर्म, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ट्रांसफ़र कहाँ किया जाएगा, जाहिर सी बात है कहाँ, सीधा कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। जब हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व ही कर रहे हैं ना, तो डिसोल्यूशन के दौरान हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और बैंक अकाउंट। इसमें यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनता, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनता है, ठीक है। क्योंकि आप फॉर्म को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा जो भी डाउटफुल सब सारी चीज़ें। अब कह रहा है डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स आर, डिविडेंड जो होता है शेयर होल्डर्स के लिए क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। लगता तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जनरली क्या हो जाती है, गलतियां होने के चांसेस क्या है, बहुत है ना। पहले क्या होता था, डिविडेंड इनकम जो होती थी 2018 से पहले की बात बता रहा हूँ, 2018 से पहले ये टैक्स फ्री हुआ करता था। लेकिन आफ्टर 2018, है ना, ये 5000 से ऊपर एवं 5000 ये क्या होता है, टैक्स पे करना पड़ता है। इस पे TDS कट जाता है अब हमारा, है ना, टैक्स फ्री नहीं होता है,
ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली बच्चे क्या टैक्स फ्री अमाउंट करके बी पे टिक कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब क्योंकि 5,000 तक तो टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर पर जितना होता है वो उस पर हमें TDS देना पड़ता है, TDS कट जाता है 10% के हिसाब से। ठीक है, तो 40 का हो जाएगा क्या, ए इज द राइट आंसर, टैक्स पेबल अमाउंट होता है। कह रहा है 41 इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज रिजल्ट टू, है ना, इंक्रीज कर रहा है क्या एसेट की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है गेन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप हो जाएगा 41 का ए द राइट आंसर। गेन करेगा, एक सेम क्वेश्चन इस टाइप का हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू प्राइज फंड, है ना, इनकम एक्सपेंस रिलेटेड टू प्राइज फंड आर शोन। अब इनकम एक्सपेंस रिलेटेड जो प्राइज फंड है उसको कहाँ शो करेंगे, तो जाहिर सी बात है कह ही रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड प्राइज फंड है तो इनकम में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली रिकॉर्ड होगा, कैपिटल नेचर सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, है ना। तो 43 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इनकम, इसमें कौन सा पार्ट जो इनकम नहीं है, तो इसमें कौन सा पार्ट जो इनकम नहीं है, तो इसमें अच्छा ये कट गया, सब्सक्रिप्शन इनकम का पार्ट हो सकता है, ये भी इनकम का डोनेशन भी हो सकता है। यहाँ पे डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन मिसिंग है, यही होता। ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है भैया, लिक्विडिटी चेक करता है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी डेट रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, सी द राइट आंसर 45 का सी करेक्ट। चलिए 46 द आइडियल लिक्विडिटी रेशियो, इसी बात को हमने अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया था, है ना। आइडियली क्या होता है, ये लिक्विडिटी रेशियो क्या हो सकता है, लिक्विडिटी बताया था मैंने और करंट रेशियो भी बताया था। तो लिक्विडिटी का जल्दी से बताइए, अभी जस्ट हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, आपको याद है। लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो को क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, है ना। क्विक एसेट रेशियो होता तो 1:1 हो जाता है, लिक्विडिटी रेशियो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट रेशियो बोलेंगे, है ना। करंट रेशियो 2:1 के फॉर्म में होता है। अगर ये रहता क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, अभी हमने जस्ट ऊपर भी डिस्कस किया है, 1:1 होता। अंडर द, देखिए अब आगे, अंडर द विच हेड ऑफ द शेयर कैपिटल इज शोन ऑन द बैलेंस शीट, है ना, कि शेयर कैपिटल किस हो, तो इसमें हमेशा जो आता है ना, अंडर विच हेड ऑफ द शेयर कैपिटल शोन ऑन द बैलेंस शीट, ये किस शेयर कैपिटल को किस दिखाते हैं। तो 47 का जल्दी से बताइए क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आता है, ए पार्ट शेयर कैपिटल, बी पार्ट होता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, शेयर कैपिटल में यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल आता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑथराइज वगैरह या फिर इशू सब्सक्राइब वगैरह उससे कोई मतलब नहीं, जो कंपनी को नहीं एक्चुअल कंपनी को पैसे मिल चुके हैं वही पेड अप शेयर कैपिटल ही हमेशा क्या होंगे यहाँ पे दिखाए जाएंगे। उसके बाद ये क्या है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इशू बाय द कंपनी इज मेनली, है ना, एनुअल रिपोर्ट इशू बाय द कंपनी मेनली, ये कौन किसको इशू किया जाता है जल्दी से बताइए। 49 का आ जाएगा सी द राइट आंसर, शेयर होल्डर्स के लिए ही बनाया जाता है। शेयर होल्डर्स ही को तो चाहिए भैया, क्या हो रहा है कंपनी में, कैसे क्या चल रहा है, मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये ड्यूटी डायरेक्टर होती है, लेकिन ये चाहिए किसका होता है, इशू के शेयर होल्डर्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज सिर्फ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को ही करता है ना। इसमें अधिकांश बच्चे गलतफहमी में आ जाएंगे, नॉन मॉनेटरी करके ऑल ऑफ एबव मार देंगे। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन की तो करेक्ट बात ही नहीं होती, क्वांटिटी की बात होती है और मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बात होती है। नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन है तो भैया इसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो टोटल आज हमने डिस्कस कर लिया है कहाँ तक, 50 क्वेश्चंस। अब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे भैया ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेंथ ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसका पर्पस ये हो जाएगा कि एटलीस्ट यार हम 50 ऑब्जेक्टिव भी 50 MCQ भी डिस्कस ना करें तो बेकार है हमारा डिस्कस करना, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, कुछ चीज़ें बिल्कुल सिंपल सीधे क्वेश्चन थे, है ना। तो अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप उस चीज़ से रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर मैंने नंबर जो अपना ऊपर शेयर किया है ना, तो उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। नया बैच लाइव बैच में जुड़ने के लिए आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस है भैया,
ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है ना, चिंता करना ही नहीं है। और ये आपका तब तक रहेगा, है ना, जब तक बिहार STT नहीं हो जाता। बिहार STT बैच है, बिहार STT बैच है ना। इसको जस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं 2500 में, 2500। और इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें आपको जिस पे डाउटफुल रहेगा बच्चे के, जिसमें कमेंट आएगा, उसमें मैं डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना, डिटेल उस पर डिस्कस होगा। तो ये चीज़ें भैया पेड कोर्स में ही अप्लीकेबिलिटी है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बेसिक कुछ पार्ट को ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि क्या होती है इसमें, है ना, वीडियो वाले यूट्यूब वाले वीडियो में क्लास की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और डिटेल जो एनालिसिस करेंगे, डिटेल जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं, है ना, वो आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा। पेड कोर्स का भी मैंने प्राइस बहुत कम रखा है, 2500, जस्ट 2500 में, है ना, जस्ट 2500 में आपको ऑलमोस्ट MCQ के मैक्सिमम क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। और जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगा उस चीज़ को हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्द ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।